यस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द्रव्यों के वर्गीकरण के बाद में पहले अध्याय के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन कैसे किया जाता है। ठीक है। प्रत्येक द्रव्य के विशिष्ट और अभिलक्षणिक गुणधर्म होते हैं। उन गुणधर्मों को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन से गुणधर्म है ये देखो। फर्स्ट जो गुणधर्म है वो है आपके भौतिक गुणधर्म और सेकंड वाला है आपके रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म और किसी भी यौगिक की तत्व ले लो आप, यौगिक ले लो आप, पदार्थ ले लो आप, कुछ भी चीज़ ले लो, उसका रसायन विज्ञान के अंदर भौतिक गुणधर्म होगा या फिर रासायनिक गुणधर्म होगा। ठीक है। अब देखिए भौतिक गुणधर्म के अंदर क्या क्या आता है। भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान, संगठन को परिवर्तित किए बिना माप या देखा जा सकता है। ठीक है। मतलब भौतिक गुणधर्म के अंदर क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास में कोई भी पदार्थ है, जैसे हमारे पास में ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ की हम कोई उसकी पहचान या उसके संगठन को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर भी उसके कुछ गुणों का अध्ययन करना, वो आता है भौतिक गुणधर्म के अंदर। ठीक है। कैसे होते हैं देखो। भौतिक गुणधर्म में कुछ उदाहरण है रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। ये कुछ भौतिक गुणधर्म है। इनके अंदर दो बातों का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक तो उसकी पहचान परिवर्तित नहीं होती है, एक उसका संगठन परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लो आप बर्फ़ का गलनांक पता करना चाहते हो, तो बर्फ़ का गलनांक पता करने पे H2O की संरचना, H2O उसका संगठन है, वो नहीं बदलेगा, और पहचान उसकी बर्फ़ है वो भी वही रहेगी। आप आयरन का करना चाहते हो, लोहे के बारे में, लोहे की गंध, रंग, क्वथनांक, घनत्व पता लगाना चाहते हो, भौतिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसके। ठीक है। दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन करना होना आवश्यक होता है। जैसे अम्लता, क्षारता, उसकी धारता कितनी है, अभिलक्षणिक अभिक्रियाएं क्या क्या दर्शाता है वो, इन सब के लिए हमें उसमें रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक गुणधर्म ये दोनों किसी भी पदार्थ के लिए, तत्व के लिए, यौगिक के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है ना। ये दोनों बहुत आवश्यक होते हैं। किसी भी रासायनिक, आपने कोई भी किसी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया रही, उसने आपस में क्रियाकारक अभिक्रिया उत्पाद का निर्माण किया, तो क्या परिवर्तन हुआ उसके अंदर, तो वो आएंगे आपके रासायनिक परिवर्तन के अंदर। ओके। इसके बाद देखिए द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है। इसमें क्या आएगी, मात्रा आ गई, तो मात्रा आ गई तो इसके अंदर क्या होगा, मात्रात्मक परिवर्तन होंगे। तो द्रव्य के दो हो गए, एक तो हो गया आपके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, और एक आ गया आपके मात्रात्मक गुणधर्म, जिसमें उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ये देखो मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर कैसे लिखा जाता है। मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ये सब आप जानते हो, ये 10वीं क्लास के टॉपिक है। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट मैं टेबल निकालता हूँ। द्रव्यमान और भार की बात की हुई है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार ऊपर से लगने वाला गुरुत्व बल है। तो द्रव्यमान जो होता है वो कभी नहीं बदलता है, जबकि उसका भार जो होता है वो बदल सकता है। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई मनुष्य अगर 60 किलो का है, 60 या 70 kg का है, 70 किलो का है, पृथ्वी पर उसका भार 70 किलो आ रहा है, लेकिन वही अगर चंद्रमा पर उसका भार दर्शाया जाएगा तो वो कम आएगा, क्योंकि वहाँ पर लगने वाला जो गुरुत्वीय प्रभाव है वो कम होता है। इसलिए तो भार परिवर्तित हो सकता है, द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। ये सब बातें आप जानते हो अच्छी तरीके से। ये देखो भौतिक आधार पर जो टेबल बनी हुई है ये भी आप जानते हो अच्छी तरह कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, तापक्रम, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। हो सकता है आप ज्योति तीव्रता के बारे में ना जानते हो, इन सब राशियों के प्रतीक क्या क्या हैं। ठीक है। ये सब आप जानते हो अच्छी तरह। मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला जो होता है ये होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है। और इन मात्रकों के क्या क्या प्रतीक हो सकते हैं ये सब आप जानते हो अच्छी तरह। इन सबों का आप पहले आप पढ़ के आ चुके हो, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, ये आप जानते हो। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आधार, ऐसा ही आधार मात्रकों की परिभाषा भी दी हुई है कुछ यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले इसमें पहले नंबर पर दिया हुआ है लंबाई के मात्रक। मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब इसे मीटर के बारे में बताया हुआ है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/4 इतने समय अंतराल में तय की गई दूरी को लंबाई का 1 मीटर कहा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, यह अंतर्राष्ट्रीय किलोग्राम के भार के बराबर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एक एम्पियर वह स्थिर विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो अनंत लंबाई वाले समानांतर नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले चालकों के मध्य में बहती है, तो उत्पन्न बल को कहते हैं अपन। तो ये सब बातें आप जानते हो अच्छी तरह, जिसमें लंबाई, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, है ना,
जैसे केल्विन आ गया, ऊष्मागतिकी की मात्रा केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे अवोगाद्रो ने समझाया था, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा था, अवोगाद्रो ने समझाया था। दीप्त दीप्त तीव्रता का मात्रा था कैंडेला, इसको अपन पढ़ते हैं। देखो दीप्त तीव्रता का मतलब, कैंडेला का मतलब क्या होता है? कैंडेला किसी दी गई दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता होती है, जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियम की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो ये होता है इसके अंदर क्या? कैंडेला। ओके, अब यहाँ पर कुछ राशियाँ दी हुई हैं। देखो, जैसे अगर किलो को दर्शाना है हमको, तो हम किलो को केवल 10 को हम क्या कहते हैं? डेका, 10⁻2 को हेक्टा, फिर किलो, मेघा, 10⁻9 को गीगा कहते हैं, फिर 10⁻12 को टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा कहते हैं। 10⁻24 को हम कहते हैं योटा, ठीक है। और अगर हम इसमें माइनस की तरफ जाएं तो 10⁻1 को क्या कहते हैं? डेसी, -2 को सेंटी, फिर 10⁻3 को मिली, फिर माइक्रो, नैनो, पीको, फेंटो, एटो, जेप्टो और ऑक्टो, इनसे दर्शाया जाता है। ज़्यादातर हमारे जो काम आते हैं वो हैं आपके पीको काम आता है, नैनो काम आता है, माइक्रो काम आता है, मिली काम आता है, सेंटी काम आता है, डेसी भी काम आता है, डेका काम आता है, हेक्टा काम आता है, किलो काम आता है, मेगा भी काम आता है, गीगा भी काम आता है। इसके आगे फिर से थोड़े थोड़े कम काम आने लगते हैं। तो जो मैंने इस तरफ जो ये टिक लगाए, ये ज़्यादातर हमारे रसायन विज्ञान में काम आने वाले कुछ इकाइयाँ हैं, है ना, जिनको हम बाद आगे यूज़ में लेंगे। अब देखिए, यहाँ एक भौतिक तुला दी हुई है ना, ये चित्र में जो बताई हुई है, ये एक भौतिक तुला है। इस भौतिक तुला की सहायता से हम रसायन विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर इसको, आपके जो श्रीजी पब्लिक स्कूल की जो लैब है उसमें भी, ये दोनों लैब में रखी हुई है, हो सकता है आपके विज्ञान लैब में भी रखी हुई है। तो इसमें इसको कहते हैं भौतिक तुला। इस भौतिक तुला में हम बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा 0.005 ग्राम मात्रा भी इसके अंदर हम नाप सकते हैं। ये इसमें दोनों पलड़े होते हैं, जिसको अपन पेन कहते हैं। एक तरफ हम भार रखते हैं और एक तरफ क्या रखते हैं? द्रव्यमान, उस पदार्थ की मात्रा रखते हैं। पदार्थ का एक कण में भी परिवर्तन होने पर इसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। संतुलित पेश लिखे हुए, जिससे पूरे को संतुलित किया जाता है। यहाँ पर ये जो दंड निर्मुक्त तत्व लगा हुआ है, इसको घुमाने पर हमें इसकी मात्रा का पता लगता है। इसको घुमाएंगे हम, तो ये जो दोनों पेन हैं, ये दोनों पेन ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, ये, ठीक है। और ये दोनों पेन जो ऊपर उठने के बाद एक राइडर वाहक घुंडी जो लगी रहती है, इस राइडर वाहक घुंडी की सहायता से हम इसको बैलेंस करते हैं। ये दंड लगा हुआ है, इस दंड की सहायता से इसको बैलेंस किया जाता है। और फिर ये दिखाया जाता है, बीच में यहाँ पर एक रेखा होती है, एक पेंडुलनुमा संरचना होती है, जो एक बार इधर जाता है, दोनों तरफ मुँह कर रहा है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। अगर, और यहाँ पर होता है स्केल, ये स्केल लगा हुआ है। अगर स्केल में ये जो पेंडुलम है, जो यहाँ लटका रहता है, ये जितना इधर जा रहा है उतना ही अगर इधर जाता है, समान मात्रा में इस तरफ और इस तरफ जाता है, तो हम ये मानते हैं कि दोनों तरफ भार जो है वो समान है। बीच में वो स्थिर नहीं होगा, वो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, जिसको नापा जाता है यहाँ पे लगे हुए स्केल से। मान लो वो 2 मिलीमीटर इस तरफ गया, तो 2 मिलीमीटर ही वो इस तरफ भी जाता है, तो इनके दोनों के भार समान होता है, जिसको हम कहते हैं भौतिक तुला। अब कुछ आपके आयतन बता रखा है। आयतन की परिभाषा आप लोग जानते हो अच्छी तरह क्या होती है, ठीक है। आयतन के बारे में बता रहे, क्योंकि आयतन हम जो लैब में, रसायन विज्ञान के लैब में, हम जो कॉनिकल फ्लास्क के हमारे पास में, या फिर हमारे पास में ब्यूरेट है, पिपेट है, परख नली है, इन सब में हमको आयतन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन आयतन में एक बात ध्यान रखना, जो संबंध यहाँ दे रखा है कि 1 लीटर बराबर, यहाँ इसे बता रखा है 1 लीटर = 1000 ml, अथवा 100 सेंटीमीटर क्यूब = 1 डेसीमीटर क्यूब। जैसे अगर आपके सामने आ जाए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने इतना पानी लिया, अब पानी को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे नाप लिया? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 ml। 1 मिलीलीटर पानी को कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है घनत्व। घनत्व का आप जानते हो अच्छी तरह। घनत्व का मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो उसको हम किससे दर्शाते हैं? घनत्व से दर्शाया जाता है। किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होती है? इकाई होती है। स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी? इकाई होगी। उसके बाद में आपको रखा है ताप को, बता रखा है ताप में 3 संबंध होते हैं इसके अंदर। ताप के अंदर क्या होते हैं? इसमें 3 संबंधों से ताप को दर्शाया जाता है। केल्विन में दर्शाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में दर्शाता है, और डिग्री सेल्सियस में दर्शाता है। रसायन विज्ञान में ज़्यादातर जो नाप में लिए जाते हैं वो लिया जाता है केल्विन के अंदर। रसायन विज्ञान के अंदर केल्विन में इनको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर 2 रिलेशन आ रहे हैं इसको, एक तो फ़ारेनहाइट का आ रहा है और एक केल्विन का आ रहा है। ये आप लोगों ने हो सकता है कि छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, और ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है। केल्विन = डिग्री सेल्सियस + 273.15, ठीक है। इसको ऐड किया है तो केल्विन में आ जाता है। और डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। इससे हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।